देश के भावी आईएएस पीसीएस अफसरों को मेरा सलाम। दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में आईएएस पीसीएस चैनल में, जहां आपको मिलते हैं डेली द हिंदू के एडिटोरियल्स हिंदी में। तो दोस्तों, यदि आप हिंदी मीडियम से आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज का एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का संपादकीय विश्लेषण है अनिश्चित समय में नेपाल के साथ संबंधों को स्थिर करना। तो ये आपके यूपीएससी मेंस पेपर 2 से रिलेटेड है। और लेख हाइलाइट्स देखते हैं हम। फ्रेंड्स, आज नेपाल के हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं नेपाल में, तो वहाँ पे पुष्प दहल प्रचंड जी ने जीत हासिल की है, जो सीपीएम एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी से संबंधित हैं। तो उसी के संदर्भ में आज का ये आर्टिकल होने वाला है। पहले संदर्भ जान लेते हैं थोड़ा भारत नेपाल के संबंधों के बारे में। तो फ्रेंड्स, सदियों से जो है भारत और नेपाल का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं, जो कि हमारे भारत की विदेश नीति में बहुत महत्व रखते हैं। दूसरी बात, नेपाल में जो है बुद्ध जी की जन्म स्थली लुम्बिनी है, जो कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध स्थापित करती है और भारत नेपाल के संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाती है, उनके संबंध मजबूत करती है। तीसरा चीज़, दोनों देशों के बीच विवाह और पारिवारिक संबंध हैं, जिसके माध्यम से घनिष्ठ संबंध बनते हैं और जिन्हें रोटी बेटी के रिश्ता के नाम से भी जाना जाता है। चौथी चीज़ है 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि। इस संधि के कारण भी हमारे संबंध में बहुत विशेष महत्व रखते हैं। तो ये संधि क्या है 1950 की शांति और मित्रता की संबंधी, इसे एक बार देख लेते हैं। ये जो संधि है, ये नागरिकों को निवास करने, एक दूसरों के शहरों देशों में निवास करने, संपत्ति खरीदने, व्यापार करने या फिर और अन्य चीज़ों में भी पारस्परिक उपचार के बारे में बात करती है। दूसरी चीज़, यह भारतीय और नेपाली दोनों व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार स्थापित करता है। मतलब भारत और नेपाल जो है अपना जो व्यवसाय है वो अच्छे से कर सकें। तीसरी चीज़, हथियारों की पहुंच। तो ये संधि नेपाल को भारत से हथियारों तक पहुंच भी प्रदान करती है। नेपाल में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है वो देख लेते हैं। तो जो प्रचंड हैं, पुष्प दहल प्रचंड जी, वो प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की है और जो पूर्व प्रधानमंत्री पी शर्मा ओली जी थे, उनके साथ अपने पहले के गठबंधन को पुनर्जीवित किया है, जो सीपीएन एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के प्रमुख हैं। सो फ्रेंड्स, जो प्रचंड जी हैं, उन्होंने पी शर्मा ओली के साथ गठबंधन की सरकार बनाई है। उनकी पार्टी जो है वो वहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार के रूप में आई है। तो नेपाल पर जो हमारे भारत का रुख है या हमारी नीति है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बहुत रहती है, क्योंकि वहाँ पे सरकार का परिवर्तन बहुत होता रहता है। अभी वहाँ पे उतनी स्थिरता नहीं आई है, क्योंकि कुछ ही सालों पहले वहाँ पे लोकतंत्र अपनाया गया है, तो वो अभी इतना मजबूत नहीं है। धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, परंतु उतनी स्थिरता नहीं है। तो भारत को उस अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता से निपटना है, क्योंकि सरकार का परिवर्तन होता रहता है। दूसरी बात की, भारत जो वहाँ की सरकार है वो कई बार ऐसा होता है कि भारत विरोधी आ जाती है या फिर चीन समर्थक आ जाती है। मतलब जो पिछली सरकारें थीं, उन्होंने चीन की तरफ अपना ज़्यादा रुझान दिखाया था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, ऐसा नेपाल का कहना है। तो हमें इस चीज़ को भी देखना है कि वो अगर ज़्यादा चीन की तरफ झुक जा रहा है तो उसको भी हमें टैकल करना होगा। चौथी बात, समावेशी आर्थिक विकास, अन्योन्याश्रय, संचार लिंक, लोगों का लोगों से संपर्क, इस पर भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। विशेष रूप से जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन पर भी हमें ध्यान देना है। और नेपाल के साथ जो हमारा ऐतिहासिक, भूगोल, संस्कृति, धर्म और अर्थव्यवस्था का संबंध है, उसको भी हमें ध्यान देना है। जो हमारी सीमाएं हैं, उन सीमाओं की सुरक्षा को भी सुगम बनाना है। दोस्तों, ये अभी तक थे भारत का रुख नेपाल के प्रति। अब नेपाल का स्टैंड देख लेते हैं।
तो वहाँ की जो नई सरकार आई है उसका कहना है कि ना हम भारत की तरफ ज़्यादा रुझान रखेंगे और ना ही चीन की तरफ। हम दोनों देशों के लिए समानता की नीति अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए श्री ओली जी जो थे, उन्होंने कुछ साल पहले महाकाली संधि के अनुसमर्थन का विरोध करने वाले अपनी ही पार्टी की मांग पर सवाल उठाए थे। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, महाकाली संधि को बरकरार रखना चाहिए। तो ये एक समानता की नीति है। दूसरी चीज़ कि नेपाल की जो जनता है वो अब सतर्क हो गई है, क्योंकि जो नेपाल की जनता है वो चीनी इरादों को जानती है। दोस्तों, आपको पता होगा चीन क्या करता है। ये साउथ एशिया के जो देश हैं यहाँ पे पहले तो लोन देता है और फिर उन्हें उस लोन में, उस कर्ज के जाल में फंसा देता है। तो नेपाल की जनता इस बारे में भी सतर्क हो रही है, इसलिए वो चीनी इरादों की हकीकत जान रही है और कर्ज के जाल में फंसने का जो जोखिम है वो भी पता है। क्योंकि इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल श्रीलंका है, जो कि बहुत ज़्यादा ही कर्ज के जाल में फंस गया था और वहाँ पे खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। उस समय भारत ने उसकी काफ़ी मदद की थी। तो भारत की तुलना में जो चीनी क्षमताएं हैं वो भी नेपाल के लिए कम हैं। तो नेपाल के लिए जो क्षमताएं हैं वो भारत द्वारा अधिक क्षमताएं पहुंच सकती हैं। भारत नेपाल की जो परियोजनाएं रही हैं काफ़ी, एक बार वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये परियोजना आप अपने मेंस के आंसर में डाल सकते हैं। तो पहली है महाकाली संधि, दूसरी है अपर कर्नाली परियोजना, तीसरी है अरुण 3 परियोजना, चौथी है सेती नदी परियोजना। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली द हिंदू के एडिटोरियल्स मिलते रहें। आगे का रास्ता या वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। तो भारत और नेपाल के बीच जो संबंध हैं उनकी व्यापकता और गहराई के लिए हमें पुनर्विचार करना होगा। दूसरी चीज़ की चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं, लेकिन हमें नेपाल और भारत दोनों को पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग का विस्तार करना होगा और विविधता लानी होगी। तीसरी चीज़, यहाँ कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर हमें सोचना विचारना है, जैसे कि आर्थिक पुनर्प्राप्ति हो गई या द्विपक्षीय उपक्षेत्रीय सहयोग हो गया, आपूर्ति श्रृंखला हो गई, मानव और साथ ही पारंपरिक सुरक्षा, ऊर्जा सहयोग, विकास, लोगों के बीच संपर्क। ये सारे कई मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों को सोचना है। पांचवी चीज़ है स्थायी मैत्रीपूर्ण संबंध। तो उसमें भी हमें सहानुभूति दिखानी है, यानी कि दोनों देशों को है मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने हैं। फिर भारत नेपाल संबंधों के लिए विविध लेकिन संतुलित और रचनात्मक दृष्टिकोण, अतीत की स्पष्ट समझ, वर्तमान प्रवृत्तियों के बारे में बेहतर जागरूकता और आने वाले वर्षों में संबंधों के ठोस उन्नयन के लिए नए रोड मैप में योगदान देना है। दोनों पक्षों को नए और अभिनव दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। और अंतिम है, यह आने वाले चुनौतीपूर्ण समय में दोनों देशों और क्षेत्र को अच्छी स्थिति में खड़ा होना चाहिए। तो ये आपका वे फॉरवर्ड था। अभ्यास के लिए एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मौसम को अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने के लिए भारत सरकार की एक अनूठी विदेश नीति पहल माना जाता है। क्या परियोजना का कोई रणनीतिक आयाम है? चर्चा करना। तो ये यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, जो कि 200 शब्दों में आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक एमसीक्यू दिया था, उसका आंसर देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से वीडियो देख लीजिए, या फिर ऊपर आई बटन में भी वीडियो का लिंक आ रहा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वरना आपको इसका आंसर समझ में नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। और ये कोसोवो कंट्री के बारे में था, तो पहले कोसोवो कंट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह दक्षिण पूर्व यूरोप में आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त राज्य है। कोसोवो ने एक तरफा रूप से 17 फरवरी 2008 को सर्बिया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी और तब से संयुक्त राष्ट्र के 101 सदस्य राज्यों द्वारा एक संप्रभु राज्य के रूप में राजनयिक मान्यता प्राप्त है। यह उत्तर और पूर्व में सर्बिया से घिरा है, दक्षिण पूर्व में उत्तर मैसेडोनिया, दक्षिण पश्चिम में अल्बानिया और पश्चिम में मॉन्टेग्रो। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर प्रिस्टीना है। एक बार मैप पर देख लेते हैं। ये यहाँ पे कोसोवो है,
ये आपका कोसोवो है। इसके साइड में इधर ये प्रिस्टीना है, नॉर्थ मैसेडोनिया, मॉन्टेग्रो और सर्बिया से ये घिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रीलिम्स प्रैक्टिस एमसीक्यू देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आपको कमेंट करना है आंसर। मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक हब बनाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिशन के समग्र समन्वय और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। तीसरा है, मिशन के तहत इलेक्ट्रोलाइज़र के घरेलू विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को लक्षित एक विशिष्ट वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र प्रदान किया जाएगा। तो सही कूट का चयन करना है। ए में है केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 3 और डी है केवल 3। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।